वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये वीडियो है अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र पे। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं यानी कि SEZ है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही आपके सिलेबस में मेंशन्ड है जो स्टूडेंट्स लोअर PCS का मेंस देंगे, FRO का मेंस देंगे और अपर PCS के प्रीलिम्स में भी और अपर PCS के मेंस में भी इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप पॉइंट नंबर 8 देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर का, अगर आप देखेंगे जो आपका लोअर PCS मेंस का, जिनका लोअर PCS प्रीलिम्स निकला है, अगर वो लोअर PCS मेंस का सिलेबस देखेंगे तो लोअर PCS मेंस का जो फर्स्ट पेपर होगा GS वाला, उसमें पॉइंट नंबर 8 जो लिखा हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर, उसके अंदर एक टर्म यूज़ किया हुआ है उन्होंने SEZ। तो ये SEZ यही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो अब इसके ऊपर जो मेंस में सवाल बनेंगे उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे जो भी सवाल बनता है उसके आप आंसर वहाँ पे आराम से लिख के आ पाएंगे। चाहे आप FRO मेंस लिखेंगे तो भी आप इसके आराम से लिख सकते हैं आंसर, और चाहे अपर PCS का मेंस लिखें। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर PCS मेंस के लिए और FRO मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसमें लोअर PCS मेंस के जो दोनों पेपर हैं GS1 का और SN ड्राफ्टिंग का, उसमें आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है। दोनों पेपर की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जा रही है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिनका भी लोअर PCS का प्रीलिम्स निकला है। और साथ साथ FRO के लिए FRO मेंस में जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, एक तो GK का यानी कि GS का, एक जनरल इंग्लिश का और एक जनरल हिंदी की भी फुल प्रिपरेशन करवाई जा रही है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है उसमें भी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करें तो इंडिया वाज, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है मैंने, तो मैं एक बार आपको इंग्लिश वाला पढ़ के इसको समझा देता हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो बाद में वीडियो को पॉज करके आप हिंदी वाला भी इसको पढ़ सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इंडिया वाज वन ऑफ इट्स फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। देखिए इंडिया जो भारत है वो बताना चाह रहे हैं कि भारत देश एशिया के अंदर पहला देश ऐसा था जिसने ये सोचा या समझा कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे निर्यात प्रसंस्करण होता है, यानी कि जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है उनकी क्या प्रभावशीलता है, यानी क्या इफेक्टिवनेस है इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए किसी देश की इनकी क्या भूमिका ये निभाते हैं। विद एशियाज़ फर्स्ट EPZ वॉज सेटअप इन कांडला इन 1965। तो कांडला पोर्ट जो है गुजरात में, वहाँ पे 1965 में सबसे पहला एशिया का EPZ जो मॉडल इस्टेब्लिश किया गया वो कहाँ पे किया गया, भारत में किया गया। विद अ व्यू टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अकाउंट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंट्रोल्स एंड क्लियरेंसेज। अब देखिए क्या हो रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे कोई कंट्री बिजनेस करता है तो उस पर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, नियम कायदे कानून जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो कंट्रोल जो हो गया, क्लियरेंसेज हो गया कि भाई किससे क्लियरेंस लेना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से क्लियरेंस लेना है, तो वो बढ़ते जा रहे थे, मल्टीप्लिसिटी होती जा रही थी। एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसकी एब्सेंस थी, यानी कि वो इतना ज़्यादा नहीं था मात्रा में। एंड एन अनस्टेबल फिजिकल रिजीम, और फिजिकल रिजीम जो थी यानी कि जो पैसे से अगर हम कहें तो जो वित्तीय जो रिजीम थी वो भी क्या थी, वहाँ पे अनस्टेबल थी, यानी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक अस्थिर राजकोषीय शासन वहाँ पे चल रहा था। एंड विद अ व्यू टू अट्रैक्ट लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, और एक ये भी व्यू था कि हमें लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि जो भारत का पैसा है वो तो भारत में ही, साथ ही साथ दूसरे देश भी भारत के अंदर अपना पैसा लगाएं जिससे कि भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो इन सब के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी लाई गई अप्रैल 2000 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी कब आई थी, अप्रैल 2000 में लेके आई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान। दिस पॉलिसी इंटेंडेड टू मेक SEZ एन इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये पॉलिसी का कहना ये था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको एक इंजन की तरह के रूप में इस्तेमाल करना है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लाया जा सके, यानी कि आर्थिक विकास को करा जा सके। सपोर्टेड बाय क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है उसमें बहुत ज़्यादा आप क्वालिटी दें। कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन अट्रैक्टिव फिजिकल पैकेज बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। तो जो फिजिकल पैकेज है, यानी कि जो वित्तीय लेन देन की बात अगर हम करें तो जो पैसे के मामले में अट्रैक्टिव पैकेज होना चाहिए सेंटर के मामले में भी और स्टेट के मामले में भी, जिससे कि बाहर की कंपनीज आके पैसा लगाएं। देखिए इंडिया में कोई कंपनी बाहर की कब आएगी, वो तभी आएगी एक तो वो देखेगी कि इंडिया का मार्केट बहुत विशाल है, यहाँ पे लोग बहुत हैं, तो कंज्यूमर बेस है उसको वो बहुत मिल रहा है। और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं किसी फैक्ट्री को सेटअप करने में, किसी इंडस्ट्री को लगाने में किसी राज्य में। तो अगर वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस थोड़े इजी होंगे तो बाहर की कंपनीज बहुत इजीली आ जाएंगी, लेकिन अगर वो थोड़े से टफ होंगे तो बाहर की कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, बाहर कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उनको आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी या वो आना नहीं चाहेंगी।
विद द मिनिमम पॉसिबल रेगुलेशंस। देखिए सिंपल सी बात है, वही मैंने आपको समझाया कि मिनिमम पॉसिबल रेगुलेशंस होने चाहिए, कि यानी कि बहुत कम से कम हमें उनको कागजी कार्रवाई करनी हो या उनको परमिशंस लेनी हो तो बहुत कम से कम करनी हो, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनको क्लियरेंसेस मिल जाए जिससे कि वो अपनी कंपनी को सेटअप कर सकें। एसईजेड इन इंडिया फंक्शन फ्रॉम 1 नवंबर 2000 से लेके 9 फरवरी 2006 तक अंडर द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो देखिए उस टाइम पे 1 नवंबर 2000 से लेके 9 फरवरी 2006 तक, यानी करीब करीब 6 साल तक या 5.5 साल तक आप कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत बाहरी कंपनीज ने भारत में काम किया। एंड फिस्कल इंसेंटिव्स वर मेड इफेक्टिव थ्रू द प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स। तो उस टाइम पे जो रेलेवेंट स्टैट्यूट्स थे, स्टैट्यूट मतलब जो उस टाइम पे कायदे कानून बने हुए थे, जो एक्ट्स बने हुए थे, कानून बने हुए थे, उसी के हिसाब से वहाँ पे प्रोविजन हो रखा था इंसेंटिव्स का, फिस्कल इंसेंटिव यानी कि पैसे के मामले में जो इंसेंटिव्स मिलेंगे, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत वहाँ पे काम चल रहा था। टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स एंड सिग्नल द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू अ स्टेबल एसईजेड पॉलिसी regime and with a view to impart stability to the SEZ regime, thereby generating greater economic activity and employment through the establishment of SEZ, a comprehensive draft SEZ bill prepared। देखिए अब क्या हुआ कि ऊपर जो पॉलिसी थी, अभी SEZ पॉलिसी तो सरकार ने सोची अप्रैल 2000 में, लेकिन SEZ पॉलिसी के बाद उस पर कुछ काम नहीं किया गया। SEZ पॉलिसी के बाद जो 6 साल तक जो फॉरेन ट्रेड हुआ वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत हुआ, यानी कि जो बाहरी कंपनीज आई वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत आई। लेकिन अब बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि भाई दूसरे देशों के बीच में, दूसरे देशों की जो कंपनीज़ हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि नहीं भाई आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा, हम आपको एक सिक्योर मार्केट देंगे, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया टू अ स्टेबल एसईजेड पॉलिसी रिजीम, कि एक स्टेबल यानी कि स्थायी एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो पॉलिसी है उसकी एक रिजीम लाई जाएगी, एंड विद अ व्यू टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी। और इसके लिए अगर हम आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दें तो थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड, तो किस एसईजेड को एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाया गया, यानी कि एक बिल लाया गया संसद में, एसईजेड बिल, प्रिपेयर्ड आफ्टर एक्सटेंसिव डिस्कशंस विद द स्टेक होल्डर्स। तो अलग अलग जो लोग थे यहाँ पे, जो स्टेक होल्डर्स थे, अलग अलग जो लोग थे, चाहे वो कंपनी वाले हों, चाहे वो वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस हो, ट्रेड यूनियंस हो, अलग अलग जो लोग थे उन सबको बिठाया गया, उन सबसे बातें की गई, और ड्राफ्ट एसईजेड बिल जो है वो पेश किया गया संसद में। अ नंबर ऑफ मीटिंग्स वर हेल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरे देश भर में मीटिंग्स हुई, वर हेल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री बोथ बाय द मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज वेल एज सीनियर ऑफिशियल्स फॉर दिस पर्पस। तो कॉमर्स इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके द्वारा मीटिंग्स की गई पूरे देश भर में, और ऑफिशियल्स के द्वारा, सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा पूरे देश में मीटिंग की गई, लोगों से पूछा गया कि आपके क्या क्या व्यूज़ हैं, कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 वाज पास बाय पार्लियामेंट इन मई 2005। तो मई 2005 में एसईजेड एक्ट पास कर दिया गया। तो क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए जाते हैं वो किसी एक्ट के तहत बनाए जाते हैं? तो हाँ बिल्कुल बनाए जाते हैं। उनके लिए एसईजेड एक्ट है 2005 का, जो पार्लियामेंट ने पास किया मई 2005 में, जिसको प्रेसिडेंट ने असेंट दी 23 जून 2005 को। आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस द एसईजेड एक्ट 2005 सपोर्टेड बाय एसईजेड रूल्स केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 फरवरी 2006। तो 10 फरवरी 2006 से वो इम्प्लीमेंट होने लग गए एसईजेड एक्ट 2005 के तहत जो एसईजेड रूल्स बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एसईजेड एक्ट 2005 के तहत एक्ट बना, और उसके जो रूल्स इंप्लीमेंट हुए, यानी कि जो देश भर में जो एसईजेड बनाने के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए जो रूल्स आए वो 10 फरवरी 2006 से आए। प्रोवाइडिंग फॉर ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि सिंप्लीफाई हो गया। पहले बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करता था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो कॉम्प्लेक्स था चीज़ें उसको ईजी कर दिया गया एसईजेड एक्ट के साथ। एंड फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गई। सिंगल विंडो क्लियरेंस का क्या फ़ायदा होता है? मान लेते हैं आपको अलग अलग क्लियरेंसेस चाहिए, आपको अलग अलग परमिशंस चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो या तो आपके पास एक तरीका तो ये होता था कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओ, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एप्लीकेशन दो और सबसे परमिशंस लो। लेकिन अब अगर आपके साथ आपके लिए ऐसा कर दिया जाए, अगर आप एक फॉरेन कंपनी है जिसको दूसरे देश के बारे में इतना नहीं पता, मान लेते हैं अगर हम एक सिंगल विंडो बनाते हैं और कहते हैं कि आपको जो भी समस्या है, जो भी क्लियरेंस चाहिए, आप सिर्फ इस जगह पे जाएंगे, इस पर्सन के पास जाएंगे, सारे क्लियरेंसेस आपको देने की जिम्मेदारी इस पर्सन की है। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको बहुत ईजी लगेगा कि आपको अलग अलग विभाग में ना जाके एक ही जगह पे जाना है, अपनी एप्लीकेशन वहीं देनी है और आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। सिंगल विंडो ये हेल्प करता है कि हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से नहीं मिलना पड़ता, एक ही पर्सन से मिलना होता है, वही आपका सारा काम करके देगा। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो आपको क्लियरेंसेस चाहिए वो वही देगा। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस का फायदा हुआ ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। चाहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी हो, चाहे आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी हो, सारी परमिशंस आपको कहाँ से मिल जाएंगी? सिंगल विंडो क्लियरेंसेस से आपको सारी परमिशंस मिल जाएंगी। उसके बाद बात आती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या, देखते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ एन एरिया इन अ कंट्री। तो ये एक देश के अंदर का ही एक एरिया होता है
दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस हैं देन अदर रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। अब देखिए अगर मैं भारत की बात करूँ तो पूरे भारत में हर राज्य में और केंद्र सरकार के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस हिसाब से ट्रेड होता है, बिजनेस होता है पूरे देश भर में। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर किसी एरिया को घोषित कर दिया जाएगा, किसी राज्य के अंदर किसी जगह को, किसी टेरिटरी को अगर कह दिया जाएगा कि ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे वो पूरे देश भर के रूल्स रेगुलेशन से अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे, अलग होंगे। जिससे कि बाहर की कंपनीज़ को भी, अगर बाहर की कंपनीज़ वहाँ पे अपने ऑफिसेज बनाती है, वहाँ पे सेटअप करती है अपना सिस्टम, अपना इंडस्ट्री सेटअप करती है, तो उसको जो भारत के कानून होंगे उनसे कुछ हट के कानून वहाँ पे देखने को मिलेंगे। हो सकता है वहाँ पे जो कानून होंगे वो भारत के जो अंदर के जो कानून हैं, पूरी कंट्री के जो कानून है उससे थोड़े से सिंपल कानून होंगे। द एसईजेड इकोनॉमिक रेगुलेशंस टेंड टू बी कंड्यूसिव टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उनके रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा क्या कर दिया गया है, ईजी कर दिया गया है। एफडीआई रेफर्स टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल। एफडीआई होता क्या है, एफडीआई का मतलब है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट जो कोई फर्म या इंडिविजुअल पर्सन करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बिजनेस में, है ना। अगर उसका ही कंट्री है, जो मान लेते कोई पर्सन अमेरिकन है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, तो जो वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा वो क्या होगा, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। व्हेन अ कंट्री और इंडिविजुअल कंडक्ट्स बिजनेस इन एन एसईजेड देयर आर टिपिकली एडिशनल इकोनॉमिक एडवांटेजेस फॉर देम। मान लेते कोई देश है या कोई पर्सन है, वो एसईजेड के अंदर यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर अगर बिजनेस करता है तो उसको एडिशनल इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा, यानी कि जो वित्तीय उसको जो एडवांटेज मिलेगा, जो फ़ायदा मिलेगा वो और ज़्यादा मिलेगा, इंक्लूडिंग टैक्स इंसेंटिव। उसको टैक्स इंसेंटिव भी मिलेंगे, यानी कि जो पूरे देश में जो टैक्स का रेट्स होंगे, जो इनकम टैक्स पे लगता होगा या डायरेक्ट टैक्स जो भी लगता होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर एग्जांपल, अगर 22% कॉर्पोरेशन टैक्स है तो हो सकता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो थोड़ा कम लगे, एंड द अपॉर्चुनिटी टू पे लोअर टैरिफ्स। और वहाँ पे आपको जो टैरिफ्स हैं, जो आपको किराया देना है, खर्चे देने हैं, वो भी आपको कम देने होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के। While there are benefits for businesses, individuals or entities operating within an SEZ, the macroeconomic and socio-economic benefits for a country using SEZ strategy are subject to debate। अब देखिए यहाँ पे ये तो फ़ायदा हमने बिजनेसेस को तो फ़ायदा दे दिया, कंपनीज़ को फ़ायदा मिल गया कि वहाँ पे आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब ये भी बात है कि क्या उससे जिस देश के अंदर वो कंपनी सेटअप हो रही है, जिस देश की एसईजेड में वो कंपनी सेटअप हो रही है, क्या वहाँ पे सोसाइटी को कुछ उससे फ़ायदा होगा। अब ये चीज़ एक डिबेटेबल इशू है, इस चीज़ पे कोई भी अभी कहा नहीं जा सकता है कि क्या उससे एक इकनॉमी को एक लार्जर इंटरेस्ट में मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा ही मिलेगा या वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। द फर्स्ट एसईजेड अपीयर्ड इन द लेट 1950s। जो पहला एसईजेड आया वो 1950 के आसपास आया इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में, जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ थे, यानी कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकृत जो देश थे, उन पे 1950 के बाद के करीब से पहला एसईजेड आने की प्रक्रिया बनी। देवर डिज़ाइन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए सिंपल सी बात है, स्पेशल, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए क्यों जाते हैं। ये बेसिकली बनाए जाते हैं जिससे कि हम दूसरे कंट्रीज़ की कंपनीज़ को, दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट के बाद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से, यानी कि ऐसी कंपनी से जो कई सारे देशों में काम करती है, एमएनसीज़, उनसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एसईजेड का बनाना शुरू कर दिया। पहला जो बना वो कहाँ पे बना, वो शैनॉन एयरपोर्ट में बना, क्लेयर आयरलैंड में। तो पहला जो एसईजेड बना वो आयरलैंड में बना इन द 1970s। एसईजेड वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन लैटिन अमेरिका एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में, यानी कि जो पूर्वी एशियाई देश हैं, उनमें 1970 के बाद से एसईजेड बनने शुरू हो गए। भारत में जो पहला एसईजेड बना वो 1965 में बना, कांडला में। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एसईजेड के, यानी कि एसईजेड एक्ट जो लाया गया 2005 का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। एक तो थे जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमें और ज़्यादा करनी है, यानी कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स हैं, जो भी माल बनेगा और सर्विसेज होंगी, जो भी सेवाएं होंगी, उनको हमें एक्सपोर्ट करना है, उनको हमें निर्यात करना है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को के निर्यात को बढ़ावा देना है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, यानी घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देना है, रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी कि बुनियादी सुविधाओं को का भी विकास करना है। तो ये कई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एसईजेड के हैं। यही चीज़ अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे, जब अगर आपसे क्वेश्चन आता है एसईजेड के ऊपर और ये आंसर में आप लिख देंगे इन पॉइंट्स को बना के, अगर ये 5 पॉइंट्स हमने लिख दिए ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एसईजेड एक्ट के, तो उससे आपके आंसर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा।
देखिए मेंस में हमें यही लिखना है। मेंस में अगर हम लोअर पीसेस के देखें तो लोअर पीसेस में आपको 100 वर्ड्स में लिखना है और एफआरओ में आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे कंटेंट में आपको बहुत सारा दे दूंगा, लेकिन बात ये है कि उस कंटेंट में से लिखना क्या है, ये डेली प्रैक्टिस से आएगा, है ना। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप डेली करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या लिखना है आंसर में, क्या नहीं लिखना है। तो इसलिए अपनी हैबिट बनाइए कि जिससे कि आप डेली लिख सकें और चाहते हैं कि आपके आंसर्स इवैल्यूएट हों, आपको पता चले कि आपकी गलतियाँ क्या हैं, आपके क्या और सुधार कर सकते हैं आप, तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और लोअर पीसीएस मेंस किया चाहे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, चाहे आप एफआरओ मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस विल ट्रिगर अ लार्ज फ्लो। तो अब ये माना गया था, ये एक्सपेक्ट किया गया था जब SEZ एक्ट आ जाएगा उसके बाद से बहुत सारी कंपनीज जो हैं भारत में आएंगी, तो लार्ज फ्लो फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट SEZ, तो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत ज़्यादा होंगे इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि बुनियादी ढांचे जो हैं उसके अंदर देखा जाए, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी में लीडिंग टू जनरेशन ऑफ एडिशनल इनकम एक्टिविटी, जिससे कि एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो होने लगेगी, एंड क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी कि जो आप कह सकते हैं जो रोजगार के जो साधन हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। द SEZ एक्ट 2005 एनविसाज की रोल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स में यानी कि राज्य सरकारों के पास SEZ एक्ट ने ये परिकल्पना की 2005 में जब ये एक्ट बनाया गया तो ये परिकल्पना की गई कि स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में, यानी कि जो निर्यात को बढ़ावा देना है उसको बढ़ावा देने के लिए स्टेट्स काफ़ी हद तक आगे निकल के आएंगे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की अकेले की नहीं रहेगी। एंड क्रिएशन ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका क्रिएशन भी, उसका सृजन भी राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होगी। अ सिंगल विंडो SEZ अप्रूवल मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड थ्रू अ 19 मेंबर इंटर मिनिस्टीरियल SEZ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो देखिए एक SEZ का यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बोर्ड ऑफ अप्रूवल बनाया गया, 19 मेंबर उसमें हुआ करते थे, और सिंगल विंडो एक मैकेनिज्म बनाया गया। ये जो मैंने सिंगल विंडो आपको समझा दिया कि क्या होता है, कि सिंगल विंडो के थ्रू आप जो हैं अपने क्लियरेंसेस ले सकते हैं। द एप्लीकेशंस ड्यूली रिकमेंडेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ UT एडमिनिस्ट्रेशन आर कंसिडर्ड बाय दिस BOA पीरियोडिकली। तो एप्लीकेशन जो है जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं या UT की एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्र शासित प्रदेशों की जो सरकार है, जब उसको अप्रूवल दे देगी तो एक बार जो बोर्ड ऑफ BOA है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो है वो एक बार उसको देख लेंगे। ऑल डिसीजंस ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स आर विद कंसेंसस। तो 19 मेंबर अगर उसमें बैठते हैं तो सारे लोग आपस में कंसेंसस करेंगे, यानी कि समन्वय करेंगे, जिसका भी सर्वसम्मति से जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, अगर हाँ है तो वो हाँ हो जाएगा सभी लोगों का, ना है तो वो एक कंसेंसस मिला के कि सभी लोग या तो किसी बात पे मान जाएंगे या सभी लोग किसी बात पे नहीं मानेंगे, तो कंसेंसस से वहाँ पे काम हो जाएगा सर्वसम्मति से। द SEZ रूल्स प्रोवाइड फॉर डिफरेंट मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ SEZs। तो SEZ रूल्स ने ये भी बताया कि अलग अलग तरह के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे उनकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन कितनी ज़मीन पे होगा, तो उसके लिए भी ये भी हम आगे देखेंगे कि किसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए। तो इसके लिए भी डिफरेंट क्लास ऑफ SEZ बनाए गए, कि SEZ ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सबकी एक तरह की क्लास होती है, अलग अलग SEZs अलग अलग तरह के होते हैं। एवरी SEZ इज डिवाइडेड इंटू अ प्रोसेसिंग एरिया। हर SEZ जो है यानी कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो अलग अलग एरिया में डिवाइड रहता है, जैसे कि प्रोसेसिंग एरिया में वेयर अलोन द SEZ यूनिट्स वुड कम अप, एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया वेयर द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू बी क्रिएटेड। तो SEZ एरिया के अंदर दो तरह के एरिया हो गए, एक तो हो गया प्रोसेसिंग एरिया और एक हो गया नॉन प्रोसेसिंग एरिया। तो प्रोसेसिंग एरिया वहाँ पे उसको डिवाइड करके रखते हैं, और नॉन प्रोसेसिंग एरिया में सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, यानी कि एक तो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे काम होगा मेन, और साथ में कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो सपोर्ट करेगा बाद में एक माइनर एक्टिविटीज़ को, तो उसके लिए नॉन प्रोसेसिंग एरिया भी होता है। तो ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर में अगर SEZ के ऊपर कोई भी सवाल आपके सामने बनता है। उसके बाद आता है कि सैलिएंट फीचर्स क्या हैं SEZ स्कीम के, तो ये देख लेते हैं कि फीचर्स क्या हैं, यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आर डेजिग्नेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव टू बी क्रिएटेड, है ना, तो एक ट्रीट किया जाएगा एज अ टेरिटरी आउटसाइड द कस्टम्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक डेजिग्नेटेड ड्यूटी फ्री यानी कि वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक ऐसी टेरिटरी बना दी जाएगी, एक ऐसा एरिया बना दिया जाएगा जो भारत की कस्टम टेरिटरी के बाहर है। फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया है, अगर मैं मान के चलूँ ये पूरा इंडिया है कहने को, तो यहाँ पे भी इंडिया के रूल्स लगेंगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमने थोड़ा सा एरिया ये काट दिया। अब यहाँ पे तो सब जगह पे इंडिया के जो कस्टम के रूल है वो चलेंगे, इस एरिया में नहीं चलेंगे, है ना, इस छोटे से एरिया में कस्टम के रूल नहीं चलेंगे। तो एक डेजिग्नेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव बना दिया, ये देश के अंदर ही एक एरिया बना दिया, एनक्लेव बना दिया, जिसको ट्रीट किया जाएगा एज अ टेरिटरी आउटसाइड द कस्टम्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये ऐसी जगह होगी जो इस पूरे देश की टेरिटरी से, जो कस्टम टेरिटरी है इस पूरे देश की, उससे बाहर है, फॉर द पर्पज ऑफ ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस इन दी SEZ, जिससे कि ऑथोराइज्ड ऑपरेशन SEZ के अंदर की जा सके। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट, इस जगह में अगर आपको कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज़ अलाउड, यहाँ पे जितने भी आपके विनिर्माण के काम हैं, सर्विस की एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी यहाँ पे अलाउड होगा। द यूनिट शैल अचीव पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज टू बी कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिवली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो 5 साल के अंदर ये देखा जाएगा कि पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज आपने कितना कमाया है, कितना अर्न किया है जब से आपने काम करना, वहाँ पर प्रोडक्शन करना आपने स्टार्ट किया था। डोमेस्टिक सेल्स सब्जेक्ट टू फुल कस्टम्स ड्यूटी एंड इम्पोर्ट पॉलिसी इन फोर्स। एसईजेड यूनिट्स विल हैव फ्रीडम फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी आप नीचे अंदर जो है सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप, अगर आपको काम आपका बड़ा है और आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है तो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं। नो रूटीन एग्जामिनेशन बाय कस्टम्स अथॉरिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो, यानी कि कोई रूटीन एग्जामिनेशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हर कुछ टाइम बाद चेक किया जाएगा चीज़ों को, कस्टम्स की अथॉरिटीज़ जो है वो चेक करेंगी एसईजेड एरिया के अंदर। एसईजेड डेवलपर्स ऑब्लिक को डेवलपर्स एंड यूनिट्स एंजॉय टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे जो एसईजेड को डेवलप करने वाले लोग हैं, कंपनीज होंगी जो वहाँ पे एरिया को डेवलप करेंगी, उनको भी टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एसईजेड एक्ट 2005 में बताया गया है। जो नोटिफिकेशन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इन द कंट्रीज गाइडेड बाय द फॉलोइंग, किस किस चीज़ से वो गाइड होता है एसईजेड का जो नोटिफिकेशन है। एक तो वो होता है जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिक बात क्या है कि हमें पैसा कमाना है, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है सरकार देश को, तो उसके लिए एसईजेड क्या काम करेगा उसके लिए बात आती है। प्रमोशन करेगा गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को, फिर प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का क्रिएशन है, सृजन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का डेवलपमेंट है। चलिए बाकी यहाँ से करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है एसईजेड का वो कंप्लीट हो जाएगा, या इसके ऊपर एक वीडियो और आ सकती है, 2 वीडियो और हो सकती है, यानी कि 3 वीडियो में या 2 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। तो ये कवर होने के बाद एसईजेड के ऊपर कोई भी सवाल बनता है मेंस में, आप उसको आराम से आंसर लिख के आ सकते हैं। और अगर आपको लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करनी है या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप इसके लिए मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।